नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने धारा 498 ए यानी जो वैवाहिक क्रूरता वाला कानून है उसके इस्तेमाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जी बिल्कुल। क्या ये महिलाओं की सुरक्षा और कानून के गलत इस्तेमाल के बीच संतुलन साधने की कोशिश है या कुछ और? चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई 2025 के उस फैसले पर बात कर रहे हैं जिसने आईपीसी की धारा 498 ए से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी से पहले 2 महीने की वो जो अनिवार्य राहत अवधि थी उसे फिर से लागू कर दिया है। जी। हमारे पास इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल वाला जो केस है उसका पूरा फैसला है और कुछ आर्टिकल्स भी हैं। तो इरादा ये है कि समझें कि इसके पीछे कारण क्या हैं, इसके असर क्या होंगे और कैसे ये महिलाओं की सुरक्षा और कानून के मिसयूज की चिंताओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो मुख्य बदलाव है ये है क्या असल में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जून 2022 वाले कुछ दिशा निर्देश फिर से लागू होंगे। हाँ। इसका मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर धारा 458 ए के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो आमतौर पर एफआईआर के बाद पहले 2 महीने तक जो आरोपी पति है या उसके रिश्तेदार हैं उनकी फौरन गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा, फौरन नहीं होगी? हाँ, फौरन नहीं। इससे आप एक तरह की कूलिंग ऑफ पीरियड समझ सकते हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड 2 महीने का। लेकिन क्या ये हर केस में लागू होगा? कोई एक्सेप्शंस भी हैं इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये साफ किया गया है कि ये रोक उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां पत्नी को गंभीर शारीरिक चोटें आई हो, सीरियस इंजरी हो, ओके। या फिर ऐसा कोई अपराध का आरोप हो जिसमें सजा 10 साल से ज्यादा हो सकती हो। अच्छा, गंभीर मामलों में तुरंत एक्शन होगा? हाँ बिल्कुल। कोर्ट का इरादा ऐसे मामलों में कार्रवाई रोकने का कतई नहीं है। ये जो 2 महीने का वक्त है, इसका मेन मकसद है पुलिस को थोड़ी निष्पक्ष जांच का टाइम देना और उससे भी ज्यादा जरूरी दोनों पार्टियों के बीच क्या कहते हैं मध्यस्थता या सुलह की कोई गुंजाइश तलाशना। अच्छा, तो फोकस जांच और मध्यस्थता पर है। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? क्या कोर्ट को लग रहा था कि इस कानून का बहुत मिसयूज हो रहा था? क्या ये उसे रोकने की कोशिश है? हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट पर है सवाल, और फैसले की आत्मा आप कह सकते हैं इसी में है। देखिए, 498 ए बना तो था महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए, खासकर दहेज वाली प्रताड़ना से, और ये बहुत जरूरी कानून है। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ ऐसी शिकायतें बहुत बढ़ी कि इस धारा का इस्तेमाल लोग बदला लेने, ससुराल वालों को हैरेस करने या फिर झगड़ों में तुरंत गिरफ्तारी करवा के प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आता है। इससे उन पर कितना इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने अपने फैसले में इसी चिंता को हाईलाइट किया है। उन्होंने माना कि भाई, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा तो सबसे ऊपर है, पर कानून के आड़ में बेगुनाह लोग परेशान ना हो, ये भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। उनका तर्क है कि बिना वजह गिरफ्तारी से इज्जत पर, जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और ऐसे नुकसान से बचने के लिए कानून का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, सावधानी से होना चाहिए। जी। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये उसी सावधानी को पक्का करने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिसका जिक्र करना जरूरी है। अगर हम दुरुपयोग रोकने पर इतना जोर दे रहे हैं तो कहीं इसका खतरा तो नहीं है कि जो महिलाएं वाकई में पीड़ित हैं, असल विक्टिम्स हैं, उनके लिए न्याय पाना और मुश्किल हो जाए? हाँ, ये चिंता बिल्कुल है। ये 2 महीने का इंतजार क्या उनके लिए भारी नहीं पड़ सकता, खासकर अगर उन पर लगातार दबाव बन रहा हो? ये चिंता भी बिल्कुल जायज़ है, और सच कहूँ तो यही इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, गंभीर चोटों वाले मामलों को इस राहत अवधि से बाहर रखा है, तो वो एक तरह का सेफ गार्ड है। लेकिन ये भी सच है कि कई बार क्रूरता मानसिक होती है, भावनात्मक होती है, जिसमें शायद बाहरी चोटें ना दिखें। बिल्कुल। यहीं पर फिर पुलिस की जांच की भूमिका और जो ये परिवार कल्याण समितियां बनाने की बात है, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि वो इन 2 महीनों में सिचुएशन को सही से समझें और ज़रूरत पड़े तो प्रोटेक्टिव एक्शन लें। ये एक तरह का प्रयोग है, देखना होगा कि ये ज़मीन पर कितना कारगर होता है। चलिए अब उस केस पर आते हैं जिसकी वजह से फैसला आया, शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल। ये कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं लगता, जैसा कि स्रोत बताते हैं। क्या थी इस केस की पेचीदगी जिसने शायद कोर्ट को इतने बड़े कदम उठाने पर मजबूर किया? ये मामला वाकई असाधारण रूप से जटिल और कड़वाहट भरा था। एक तरफ आईपीएस अफसर शिवांगी बंसल, दूसरी तरफ उनके पति साहिब बंसल और उनका परिवार।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों और मुकदमों की जैसे झड़ी लगा दी थी। हाँ, क्या क्या आरोप थे? पत्नी की तरफ से देखें तो धारा 498A क्रूरता, 307 हत्या की कोशिश, 376 रेप, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब बहुत गंभीर आरोप थे। बाप रे, 307 और 376 भी? जी, और इन आरोपों के चलते पति को 109 दिन और उनके पिता को 103 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। ओह, और जैसा आपने कहा, ये एक तरफा नहीं था, पति पक्ष ने भी मामले दर्ज किए थे। हाँ बिल्कुल। पति की तरफ से मानहानि, डिफेमेशन, तलाक का केस, पत्नी की आईपीएस उम्मीदवारी को चैलेंज करने वाला केस और यहाँ तक कि अपहरण, धारा 365 जैसे कई मामले दर्ज किए गए थे। हाँ, अपहरण भी, हाँ। स्रोत में तो दर्जनों सिविल और क्रिमिनल केसों की लिस्ट दी गई है जो दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर फाइल किए थे। ये तो मतलब एक पूरी कानूनी जंग चल रही थी। सही कहा, ये तो युद्ध जैसा लगता है। बिल्कुल। ये केस एक सटीक उदाहरण है कि कैसे पति पत्नी के बीच के मतभेद एक कभी न खत्म होने वाली और सबको तबाह करने वाली कानूनी लड़ाई में बदल सकते हैं, जहां शायद कानून का इस्तेमाल न्याय पाने से ज्यादा एक दूसरे को चोट पहुंचाने के हथियार की तरह होने लगता है। इसी बैकग्राउंड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 2022 में वो गाइडलाइंस जारी की थी जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। और ये गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट के ही 2017 के एक पुराने केस राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धांतों पर आधारित थीं। उस केस में भी पहली बार इस तरह के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी से पहले जांच और मध्यस्थता की जरूरत पर जोर दिया गया था। अच्छा, इन दिशा निर्देशों का एक अहम हिस्सा आपने बताया जिला स्तरीय परिवार कल्याण समितियों, फैमिली वेलफेयर कमिटीज। ये समितियां क्या हैं और इनसे क्या उम्मीद की जा रही है? हाँ, तो ये समितियां हर जिले में बनाने की बात कही गई है। इनमें कौन लोग होंगे? अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, रिटायर्ड अधिकारी हो सकते हैं, या समाज के दूसरे सम्मानित लोग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो वकील ही हों। अच्छा, इनका मुख्य काम होगा कि जब एफआईआर दर्ज हो जाए तो ये जो 2 महीने की राहत वाली अवधि है, उस दौरान ये मामले को देखें, शिकायत करने वाले से भी बात करें, आरोपी पक्ष से भी बात करें, मामले की तह तक जाने की कोशिश करें और मध्यस्थता के जरिए, मतलब बातचीत से विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। तो कोशिश ये है कि मामला कोर्ट कचहरी तक जाने से पहले ही निपट जाए? हाँ बिल्कुल, कोशिश यही है कि मामला आगे बढ़ने और मुकदमेबाजी में बदलने से पहले ही खत्म हो जाए, अगर संभव हो तो। ये तो न्याय के हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे काफी अलग लगता है। क्या कोर्ट ये कह रहा है कि पति पत्नी के झगड़ों को क्रिमिनल कोर्ट की सख्ती से ज्यादा बातचीत और सुलह की जरूरत है? हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। कोर्ट कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि कई वैवाहिक झगड़ों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इमोशनल कड़वाहट, गलतफहमियां, रिश्तों की उलझनें। ऐसे मामलों को सिर्फ अपराध और सजा के चश्मे से देखना शायद हमेशा सही हल न दे। मध्यस्थता से क्या होता है, एक संवाद का रास्ता खुलता है। हो सकता है रिश्ते बच जाएं, या कम से कम अलग होने की प्रक्रिया कम दर्दनाक और ज्यादा सम्मानजनक हो। ये तो एक तरह से रेस्टोरेटिव जस्टिस जैसा हुआ। बिल्कुल सही। ये न्याय के एक अधिक मानवीय, पुनर्स्थापनात्मक यानी रिस्टोरेटिव मॉडल की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा न्याय जो सिर्फ सजा देने पर फोकस न करे, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने और रिश्तों को सुधारने पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन क्या ये विचार प्रैक्टिकल है? क्या ये समितियां वाकई असरदार होंगी, खासकर जब दोनों तरफ से इतने गंभीर आरोप लग चुके हों? ये एक बड़ा सवाल है और इसकी कामयाबी बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगी कि ये समितियां बनती कैसी हैं, उनके मेंबर कितने निष्पक्ष हैं और वो काम कैसे करते हैं। सही बात है। अगर ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई तो शायद कोई फायदा ना हो, लेकिन अगर ये वाकई संवेदनशीलता और कुशलता से काम करती हैं तो ये मुकदमेबाजी का बोझ कम करने और परिवारों को टूटने से बचाने में काफी मददगार हो सकती हैं। चलिए वापस बंसल मामले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये सामान्य दिशा निर्देश बहाल नहीं किए, बल्कि इस खास केस को खत्म करने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण और कठोर कदम उठाए। ऐसा क्यों किया कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने इस मामले में अपनी शक्तियों का जिस तरह इस्तेमाल किया वो सच में अभूतपूर्व है। ऐसा लगता है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच गया था कि ये झगड़ा इतना जहरीला हो चुका है कि इसे नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया से सुलझाना करीब करीब नामुमकिन है और इसे पूरी तरह खत्म करना ही सबके हित में है। अच्छा,
इसके लिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लिया। अनुच्छेद 142 ये क्या है और कोर्ट ने इसका इस्तेमाल कैसे किया इस केस में? देखिए, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत खास और असाधारण पावर देता है। ये कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश या डिक्री पास करने का अधिकार देता है, भले ही उसके लिए मौजूदा कानूनों में कोई सीधा प्रावधान ना हो। मतलब कानून से भी ऊपर जाके? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं से ऊपर है। इस केस में कोर्ट ने इसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो पति पत्नी की शादी को ही खत्म कर दिया, उसे भंग कर दिया, ताकि झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाए। अरे, शादी खत्म कर दी, और क्या क्या किया? इसके बाद कोर्ट ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दोनों पक्षों और उनके परिवारों ने जो एक दूसरे के खिलाफ इतने सारे सिविल और क्रिमिनल केस फाइल कर रखे थे, उन सबको रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया। सारे के सारे? हाँ, सारे। सिर्फ मौजूदा ही नहीं, बल्कि ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा मामला हो जो अभी पता ना हो या भविष्य में इन घटनाओं से जुड़ा दायर किया जा सकता हो, तो वो भी रद्द माना जाएगा। मतलब पूरी तरह से क्लीन स्लेट। ये तो वाकई असाधारण है, सब कुछ खत्म। यही नहीं, दोनों पक्षों से ये वचन लिया गया कि वो भविष्य में इन मामलों से जुड़ी कोई भी नई कानूनी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। अच्छा। पत्नी पत्नी ने अपने और अपनी बेटी के लिए परमानेंट एलिमोनी या मेंटेनेंस का जो दावा था वो भी छोड़ दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहले का आदेश था 1.5 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का, वो भी रद्द कर दिया गया। मेंटेनेंस भी नहीं? और बेटी की कस्टडी मां को मिली, लेकिन पिता और उनके परिवार को बेटी से मिलने के काफी विस्तृत अधिकार दिए गए। सुपरवाइज्ड विजिट्स भी थीं शुरू में, फिर स्कूल में मिलने का और छुट्टियों का आधा समय भी पिता के साथ बिताने का अधिकार मिला। और भी कुछ निर्देश थे शायद, प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ था? हाँ, कुछ और भी निर्देश थे, जैसे पत्नी की मां को पति के नाम एक प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के तौर पर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया। पति और उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देने को कहा गया। पुलिस प्रोटेक्शन भी? जी, और पत्नी, क्योंकि वो एक आईपीएस अफसर है, उनसे ये वचन लिया गया कि वो भविष्य में कभी भी अपने पद का दुरुपयोग पति या उसके परिवार को परेशान करने के लिए नहीं करेंगी। और फिर वो निर्देश आया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो, पब्लिक माफी, वो भी नेशनल अखबारों में। ये तो बहुत ही अजीब लगता है। बिल्कुल, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले निर्देशों में से एक था। कोर्ट ने पत्नी और उनके माता पिता को आदेश दिया कि वे पति और उनके परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सार्वजनिक माफी? हाँ, ये माफीनामा एक नेशनल इंग्लिश और एक हिंदी अखबार में छपना था और साथ ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डालना था। स्रोत में इसका पूरा टेक्स्ट दिया है। उसका सार यही है कि वे बंसल परिवार को उनके किसी भी शब्द या काम से जो ठेस पहुंची, उसके लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं। वे समझते हैं कि इन आरोपों और कानूनी लड़ाइयों ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। उम्मीद करते हैं कि ये माफी शांति और समाधान की तरफ एक कदम होगी और भविष्य में दोनों परिवारों के लिए शांति की कामना करते हैं। लेकिन पब्लिक माफी, इसके पीछे कोर्ट का क्या तर्क हो सकता है? क्या ये एक तरह की सजा थी? नहीं, कोर्ट ने ये साफ किया कि ये माफीनामा सजा के तौर पर नहीं है, बल्कि ये सुलह और मामले को शांति से खत्म करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अच्छा। इसे पत्नी द्वारा अपनी गलतियां किसी आरोप को स्वीकार करना नहीं माना जाएगा और इसका इस्तेमाल भविष्य में उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई में नहीं किया जा सकता। अगर पति पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि दोनों पक्ष सोशल मीडिया से एक दूसरे के खिलाफ डाली गई सारी सामग्री हटा दें। शायद कोर्ट का इरादा यही था कि कड़वाहट को जड़ से मिटाकर एक नई शुरुआत का मौका दिया जाए, चाहे तरीका कितना भी असामान्य क्यों न लगे। हमारे स्रोत में द लॉजिकल इंडियन नाम की एक पब्लिकेशन के नजरिए का भी जिक्र है। उनका इस फैसले पर क्या कहना है? जी, द लॉजिकल इंडियन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ये जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, प्रोसीजरल चेक्स लाए गए हैं, जैसे 2 महीने की राहत अवधि और मध्यस्थता पर जोर, ये निष्पक्षता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और परिवारों को बेवजह की परेशानी और बदनामी से बचाने में भी। तो उसे पॉजिटिव मानते हैं? हाँ, वो इसे कानून के सख्त प्रावधानों और मानवीय सहानुभूति के बीच एक बैलेंस बनाने और डायलॉग को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में देखते हैं। उनका विश्लेषण एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि हमारा कानूनी ढांचा और हमारी सामाजिक संस्थाएं
जैसे ये नई परिवार कल्याण समितियां मिलकर कैसे काम कर सकती हैं ताकि जो महिलाएं वाकई प्रताड़ित हैं उन्हें तेजी से सुरक्षा और न्याय भी मिले, और साथ ही झूठे आरोपों और कानून के मिसयूज के चलन को भी असरदार तरीके से रोका जा सके। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और क्या ये साफ है कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की गाइडलाइंस थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, ये सिर्फ बंसल केस के लिए हैं या अब ये मतलब ज्यादा व्यापक रूप से लागू होंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 26 में बहुत साफ तौर पर कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 13 जून 2022 के फैसले में धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और परिवार कल्याण समितियों के गठन के लिए जो दिशा निर्देश पैरा 32 से 38 बनाए थे, वो प्रभावी रहेंगे और संबंधित अधिकारियों द्वारा लागू किए जाएंगे। अच्छा, तो ये अब एक तरह से नियम बन गया है? हाँ, इसका मतलब है कि ये अब एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो है ही, और हो सकता है कि ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करें। तो कुल मिला के देखें तो ये फैसला धारा 498A के इस्तेमाल के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य उद्देश्य लगता है दुरुपयोग को रोकना, गिरफ्तारी से पहले जांच और मध्यस्थता को बढ़ावा देना। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि जुडिशरी कानून के मूल इरादे यानी महिलाओं की सुरक्षा और जमीनी हकीकत यानी संभावित दुरुपयोग और जटिल पारिवारिक झगड़े, इनके बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। खासकर पारिवारिक विवादों की जटिलता को स्वीकार करना और उनमें मध्यस्थता और सुलह की भूमिका को पहचानना, ये न्याय प्रणाली की सोच में एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत देता है। मतलब सिर्फ सजा देने वाला रवैया नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला और जैसा हमने कहा पुनर्स्थापनात्मक होने की ओर एक कदम। ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या इस तरह के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय जैसे ये 2 महीने की राहत अवधि और मध्यस्थता, क्या ये वाकई न्याय सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, या फिर कहीं ये असली पीड़ितों के लिए न्याय की राह को और लंबा और मुश्किल तो नहीं बना देंगे? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। कानून का संरक्षण, सामाजिक मध्यस्थता की भूमिका और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इनके बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ मिलेगा, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।